नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तक कक्षा 7 का चैप्टर 8 लेके आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 7 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब ये 8वां चैप्टर है। जो ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अधिकांश रीट के विद्यार्थी इन चैप्टरों को हल्के में लेते हैं। इन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित जितनी भी पुस्तकें हैं उनको हल्के में लेते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गाइडों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मार्केट में बिकने वाली गाइडों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आईएएस जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उस आईएएस के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की पुस्तकें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं। तो आप लोग खुद दिमाग लगाएं कि वो आईएएस की तैयारी करने वाले या आईएएस की तैयारी करवाने वाले टीचर, या तो आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो मूर्ख हैं, या फिर वो टीचर मूर्ख हैं जो उनको एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ने के लिए गाइड करते हैं कि यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों को सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले समझना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको ब्रीफली उनको समझनी होगी, पढ़नी होगी, और तब जाके आप कहीं आईएएस के लिए फाइट करने के आप लोग बराबर में आएंगे। और इतनी हिंदुस्तान के सबसे ऊंची जो एग्ज़ाम है उस तक के लिए सरकारी पुस्तकों को सबसे ज़्यादा बहुमूल्य बताया गया है, और आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें पढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और आप लोग हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी आप लोग दुनिया भर की गाइडों की तरफ जाते हैं। ठीक है, जाइए गाइडों की तरफ, गाइडों को अच्छी तरह से पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित हैं, तो उन पुस्तकों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की भाषा लिखी हुई हो, आप लोग एक एक लाइन को पढ़िए। और न जाने कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन उतर के आ जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। यदि मेरी बात पे आप लोगों को यकीन ना हो कि गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं ज्ञान देने के लिए, अपना अपने चैनल का व्यू या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, तो मैं कहता हूँ मत देखो चैनल। आप लोग ऐसा करो, सबसे पहले जो पिछले जो रीट के एग्जाम हुए हैं, उन रीट के एग्जाम को आप लोग गौर से पढ़ें और अध्ययन करें, और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं जो कि एसएसटी में चल रही हैं, छठी, सातवीं, आठवीं की, उन पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत प्रश्न सीधे के सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से उतर रहे हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इजी वे में क्रैक कर लेते हैं रीट का एग्जाम। और जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बावजूद भी प्लग हो जाते हैं, उसका कारण यही होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ऑथेंटिक पुस्तक को आप लोग पढ़ें। इसी कारण से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ देने का प्रयास करूँ। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसका एक एक चैप्टर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, और एक एक चैप्टर को बाकायदा लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, जिससे कि कोई चीज़ ना छूट जाए। हालांकि मैं इसके नोट्स बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन नोट्स वो मेरे द्वारा बनाए हुए होंगे, लेकिन जो किताब है वो किताब पूरी की पूरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाए तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को होगा। और अंत में आप लोग जब सेकंड ग्रेड मास्टर बन के जाएंगे तो आप लोगों को यही पुस्तकें पढ़ानी है बच्चों। इसलिए आप लोग इन चैप्टरों को ध्यान से सुने, कंसंट्रेट होकर, चाहे आप कान में लीड लगा लें और चैन से आंख बंद करके लेटे रहें और सुनते रहें। इससे आप लोगों का 100% आपको प्रॉफिट होगा। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब न जाने क्यों नहीं करते, क्यों जोर आता है आप लोगों को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, वह डायरेक्ट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ही इसमें फ़ायदा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो इसके साथ अपन आरंभ करते हैं अपना चैप्टर 8 क्लास 7 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तक एसएसटी की। अपना पहला ही टॉपिक है लोकतंत्र में समानता। यदि अपन देखें तो हमने कक्षा 6 में सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में समझ लिया है, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं असमानता के विभिन्न रूप। अब असमानता के विभिन्न रूप क्या है, यहाँ पर माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर बनी हुई है। उनको सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। चलो अपन चलते हैं। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान स्थिति प्रदान की है। ये लाइनें आ जाती हैं प्यारे बच्चों सीधे की सीधी कि क्या भारतीय संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया हुआ है सभी नागरिकों को? बिल्कुल दिया हुआ है। राजनीतिक व कानूनी आधार पर सभी समान है, लेकिन व्यवहार में आज भी कई प्रकार की असमानताएं देखी जा सकती हैं।
26 जनवरी सन 1950 को एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, परंतु अपने सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक व आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति के एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभासी जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे, यदि हम इसे नकारता जारी रखते हैं, तो हम केवल अपने सामाजिक प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे जिसे इस सभा ने इतने परिश्रम से खड़ा किया। ये मित्रों माननीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया भाषण है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में दिए गए समापन के भाषण का अंश है, जो कि आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये माननीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं। देखें आप लोग, हमारे समाज में आज भी ऐसी स्थितियां हैं जिनके आधार पर विभिन्न समूहों, समुदायों व व्यक्तियों के साथ भेदभाव व दुर्व्यवहार की घटनाएं हर दिन उत्पन्न होती हैं। ऐसी घटनाओं की निरंतरता हमारे समाज की असमानताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। असमानता की स्थितियां विभिन्न प्रकार से दिखाई देती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और जेंडर संबंधी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। सामाजिक असमानता। संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार सभी लोगों को राजनीतिक रूप से समान बनाने का अवसर प्रदान करता है। जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा देश का हर वयस्क नागरिक, चाहे उसका आर्थिक स्तर या सामाजिक आधार कुछ भी क्यों न हो, एक ही वोट देने का हकदार होता है। लेकिन देश में रहने वाले बहुत से लोगों के कार्य करने की स्थितियां एवं दैनिक जीवन की परिस्थितियां समानता की स्थिति से बहुत दूर होती हैं। आर्थिक रूप से असमानता या निर्धन होना तो एक प्रकार की असमानता है, परंतु देश में बहुत से लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात मित्रों? सदियों से चली आ रही जातिगत व्यवस्था हर दिन बहुत से लोगों के लिए असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है। समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित करने के परिणाम स्वरूप एक श्रेणीबद्ध व खंडित समाज की असमान व्यवस्था की स्थापना हो गई। श्रेणीबद्ध समाज का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर किसी विशेष जाति या जाति आधारित व्यवसाय से बांधकर संपूर्ण जीवन एक निश्चित श्रेणी में गुजारने के लिए मजबूर कर देना। खंडित समाज का अर्थ है कि ऐसे समाज से है जिसमें समाज में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के मध्य गतिशीलता व परस्पर संबंधों का अभाव होता है। सामाजिक असमानता का अभाव आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक रूप से वंचित समूह आर्थिक आधारों पर भी अक्सर विपन्न पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? ये सामाजिक जो है ये संवैधानिक भाषा है, काफी टिपिकल है। जातिगत व्यवस्था का प्रभाव हमारे देश में ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में यह आम बात है कि एक जाति के ही परिवार किसी एक मोहल्ले में साथ साथ निवास करते दिखाई देते हैं तथा दूसरे मोहल्ले में रहने वाले दूसरी जाति के साथ उनका संबंध व व्यवहार एक निश्चित प्रकार से निर्धारित होता है। अधिकांश लोगों का व्यवहार व उनकी सोच अपनी जाति व दूसरों की जाति
जैसी पहचानों पर आधारित होती है। इस व्यवहार में खान पान, पहनावा, विवाह संबंध, त्योहार मनाने की विधि, रीति रिवाज आदि निर्धारित होते हैं। आपने अक्सर यह अवश्य सुना होगा कि हमारी जाति में ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। यह कथन जाति के प्रभाव का लोगों के व्यवहार में प्रदर्शन का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के लोग आस-पास एक साथ निवास कर लेते हैं, परंतु विवाह व संबंधों के मामले में उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी लोग भी जाति के प्रभाव में दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी भी प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन का कॉलम इस बात को रेखांकित करता है कि वर या वधू शिक्षित, कार्यरत परंतु सजातीय चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पढ़े लिखे लोगों में भी जाति के अनुसार व्यवहार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्लियर हो गई बात। भारत में जातिगत व्यवस्था ने समाज को अगड़ी व पिछड़ी जातियों में बांट दिया है। यह संकेत करता है कि पहले भी लोगों को जातिगत आधार पर असमान मानकर भेदभाव किया जाता था और आज भी ऐसा हो रहा है। संवैधानिक और कानूनी संरक्षण के बावजूद भी कई बार असमानता के व्यवहार का सामना करने की घटनाएं हमारे समाज में देखने, सुनने व पढ़ने को मिल जाती हैं। सामाजिक असमानता के इस पारस्परिक स्वरूप ने समाज को कमजोर किया है। इस कमजोरी को दूर करना केवल राज्य या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज को भी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना होगा। अब आर्थिक असमानता देखें मित्रों। आर्थिक असमानता का संबंध समाज में आर्थिक रूप से कमजोर व निर्धन व्यक्तियों के समूह से है। ऐसे निर्धन व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति व भाषाई समुदाय के हो सकते हैं। उनकी आर्थिक विपन्नता के कारण अन्य लोगों के द्वारा असमानता का व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास ऐसे कई निर्धन परिवार देखे जा सकते हैं जो अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहते हैं, परंतु गरीबी के कारण उनका विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर बच्चा मजदूरी या परिवार के कार्य में मदद करेगा तो परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी। ऐसे बच्चे जीवन में शिक्षा प्राप्त करने की चाह रखने के बावजूद गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह आर्थिक असमानता का उदाहरण है तथा ऐसे उदाहरण प्रत्येक धर्म, जाति व भाषाई समूह तथा देश के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लोकतांत्रिक भारत में मानवीय गरिमा व सम्मान को बनाए रखने के लिए समानता के उद्देश्यों को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आपने फिल्मों, कहानियों व नाटक मंचन आदि में ऐसे दृश्यों, घटनाओं को देखा या पढ़ा होगा जो मानवीय सम्मान व गरिमा से संबंध रखते हैं। एक प्रसिद्ध फिल्म स्टैनली का डिब्बा 2011 में एक निर्धन बच्चे को विद्यालय में उसके अध्यापक ने दंडित करते हुए यह कहा कि यदि वह टिफिन बॉक्स नहीं लाता है तो वह विद्यालय में नहीं आ सकता। इस घटना की वजह से वह प्रतिभावान बच्चा विद्यालय आने की चाह रखने के बावजूद विद्यालय नहीं आता है। इसी फिल्म में जब अन्य बच्चे मध्याह्न काल में अपना टिफिन बॉक्स खोलकर खाना खाते हैं, तब वह बच्चा कोई बहाना बनाकर अपने साथियों से हटकर दूर चला जाता है। वह इस तरीके से अपने व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन इससे वह मुख्य धारा से अलग हो जाता है। यह स्थिति हमें सोचने को विवश करती है कि इस समाज में निर्धन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है या नहीं है। अब है अपने पास नेक्स्ट जेंडर असमानता। जेंडर असमानता में क्या है? हमारे पड़ोसी देश चीन में यह कहावत है कि महिलाएं आधा आकाश थामती हैं। विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां वे अपना योगदान नहीं दे रही हों। फिर भी एक समूह के रूप में उनके साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। आर्थिक असमानता की तरह ही जेंडर असमानता भी प्रत्येक धर्म, जाति व देश में पाई जाती है। इस असमानता का संबंध समाज में लड़के व लड़कियों की भूमिका के प्रति व्यक्तिगत स्थापित मान्यताओं से जुड़ा है। जेंडर बोध की समझ हमारे परिवार और समाज में उत्पन्न होती है। यह समझ हमें
उस तरफ सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी भूमिकाओं हम अपनी भूमिकाओं को प्राकृतिक मानकर उसे निभाने के लिए तैयार होते हैं। वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर के में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग स्थापित मान्यताओं से उत्पन्न होती हैं। अतः दुनिया में स्त्री व पुरुषों के लिए प्रस्तुत भिन्न भिन्न भूमिकाएं हमें इस बात पर सोचने को प्रेरित करती हैं कि ये भूमिकाएं दरअसल प्राकृतिक नहीं होती हैं। इन भूमिकाओं को हमारे सामाजिक ताने बाने के अनुसार सामाजिक मूल्यों और स्थापित धारणाओं के सहारे रचा जाता है। सामाजिक मूल्यों के सहारे लड़कों व लड़कियों के समाजीकरण में भिन्नता उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप शिक्षा व रोजगार के अवसरों में लड़के व लड़कियों के साथ ऐसे सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों की पहचान करते हुए लड़कों व लड़कियों के लिए अवसरों की समानता के प्रबंध का प्रयास जेंडर बोध का परिणाम है। हम अपने आसपास देखते हैं कि समाज लड़के व लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। जैसे उनके खिलौने अलग होते हैं, लड़कों के लिए कार, बाइक व लड़कियों के लिए गुड़िया, रसोई के बर्तन आदि। समाज लड़कों को रौब से बात करने तथा लड़कियों को धीमी आवाज में बात करने को कहता है। उनके पहनावे में अंतर रखता है। ऐसे उदाहरण हमें यह स्पष्ट बताते हैं कि समाज के द्वारा लड़के व लड़कियों में अंतर किया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज में अवसरों की असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ बच्चों को अपने परिवेश में तरह तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव परिवार के बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी मित्रों के दबाव में। लड़कों पर उम्र के साथ नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है, तो लड़कियों पर विवाह कर घर बसाने का दबाव है। समाज में यह व्यवस्था लड़के व लड़कियों पर विशेष प्रकार की भूमिका के निर्वहन के लिए अंतर करना शुरू कर देती है। ऐसी स्थापित धारणाओं के परिणाम स्वरूप लड़के व लड़कियों के जीवन में अवसरों की असमानता की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़की शिक्षा प्राप्त करके किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का प्रयास करना चाहती हो, तो परिवार स्थापित मान्यताओं व परंपराओं के आधार पर उस लड़की के प्रयासों को सकारात्मक सहयोग प्रदान करने में भी हिचकिचाते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? ये आप लोगों का जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, 8 चैप्टर, ये समाप्त होता है। इस चैप्टर में जो जो प्रश्न बनते हैं मित्रों, वह आप लोगों के सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। भारत का संविधान समर्थन करता है भेदभाव का, असमानता का, शोषण का या समानता का। आर्थिक समानता का अर्थ है लोगों के पास बहुत धन होना, प्रत्येक के पास कुछ भी न होना, किसी के पास कम और किसी के पास अधिक होना और धन बिल्कुल अभाव। ये आप लोगों के सामने ये प्रश्न है, 2 प्रश्न है। स्तंभ ए और स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। श्रेणीबद्ध समाज, खंडित समाज, अस्पृश्यता समाज और कमजोर समाज। आगे ने प्रश्न मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं गुरुजी। अब इसको आप लोग बताओ, इसको कॉम्प्लेक्स करके आप मिलाने का प्रयास करो। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पहला आ गया पारस्परिक संबंधों का अभाव, वंचित समूह, समाज को विभिन्न भागों में बांटना और व्यक्तियों में छुआछूत का अभाव। अब इस आंसर को निकालने में ही आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे यदि ये रीड के अंदर आ जाता है तो। श्रेणीबद्ध समाज कौन सा है, खंडित समाज कौन सा है, अस्पृश्य समाज कौन सा है और कमजोर समाज कौन सा है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्श लोकतंत्र व समाज, और तीसरा कौन सा है, गरीबी असमानता का प्रतीक है। ये सारे प्रश्न हैं, इनमें से ही प्रश्न उतरते हैं रीड के अंदर। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। मैंने जो पढ़ाया है, एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुनिए, दोबारा समझ में नहीं आता है तिबारा सुनिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में यही फायदा है, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। ऑफलाइन क्लास में टीचर सामने होता है, परंतु ऑनलाइन क्लास में टीचर सामने नहीं होता, वह पर्दे के ऊपर होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये फायदा होता है कि स्टूडेंट जितना चाहे उतनी बार उसको रिपीट करके देख सकता है। तो आप लोग इसको बार बार रिपीट करके देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए,
दोबारा समझ में नहीं आता तिबारा देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर को याद कर लीजिए। देखो रीट की परीक्षा आपसे कैसे दूर भागती है, 100% आप पास हो जाएंगे यदि मेरे द्वारा जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को लेकर यदि आप चलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग 100% पास हो जाएंगे। बस वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको लेकर चलनी है। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, और जल्द ही एक अच्छा टॉपिक लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। तथा मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।